हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। जामा विधानसभा सीट पर खतरे में झामुमो का दबदबा। आमने सामने होंगे देवर और भाभी। वैसे तो संथाल परगना को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है, पर उसमें दुमका जिले का एसटी रिजर्व जामा विधानसभा एक ऐसी सीट है जिस पर सोरेन परिवार का एक छत्र राज है। जामा विधानसभा क्षेत्र में करीब 45% आदिवासी मतदाता हैं। इसके अलावा करीब 6% यादव और 22% अन्य पिछड़ी जातियां हैं। यहां से शिबू सोरेन के साथ उनके पुत्र स्वर्गीय दुर्गा सोरेन और फिर दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन विधायक रह चुकी हैं। पर इस बार इस क्षेत्र की परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। झामुमो की टिकट पर लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही सीता सोरेन अब भाजपा में हैं, जबकि झामुमो की भी इस इलाके में अच्छी पकड़ है। अगर हम पिछले 4 दशक से हो रहे चुनाव की बात करें तो 1980 से अब तक जामा क्षेत्र में 8 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें 7 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाजी मारी है, जबकि सिर्फ एक बार 2005 में यह सीट भाजपा के खाते में गई थी। 44 वर्ष पहले 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के देवान सोरेन ने यहां से चुनाव जीता था। 1984 के लोकसभा चुनाव में जब शिबू सोरेन कांग्रेस प्रत्याशी से इलेक्शन हार गए थे तो उन्होंने 1985 के विधानसभा चुनाव में जामा से अपना भाग्य आजमाया था और विजयी हुए थे। 1990 के चुनाव में झामुमो ने यहां से मोहर्रिल मुर्मू को टिकट दिया और उन्होंने जीत हासिल की थी। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने जब अपने बड़े बेटे दुर्गा सोरेन को राजनीति में उतारा तो उनके लिए एक सीट की तलाश थी। 1995 के विधानसभा चुनाव में गुरुजी ने अपने पुत्र दुर्गा सोरेन को जामा सीट की टिकट थमाई और दुर्गा ने यहां शानदार जीत दर्ज की। 2000 के चुनाव में लगातार दूसरी बार दुर्गा सोरेन यहीं से विधायक बने, लेकिन 2005 के चुनाव में दुर्गा सोरेन के काफी नजदीकी कार्यकर्ता सुनील सोरेन से उनकी अनबन हो गई थी। भाजपा ने इस मौके का फायदा उठाया और सुनील सोरेन को अपनी पार्टी में लाकर प्रत्याशी बना दिया। सुनील सोरेन बीजेपी के भरोसे पर खरे उतरे और उन्होंने दुर्गा सोरेन को शिकस्त देकर जामा सीट को भाजपा के झोली में डाल दी। 2009 में शिबू सोरेन के बड़े पुत्र दुर्गा सोरेन की मृत्यु हो गई और इसी वर्ष जब चुनाव हुए तो गुरुजी ने अपने पुत्रवधू सीता सोरेन को जामा विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा। इधर भाजपा ने 2005 के विधायक सुनील सोरेन को 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ाया था और जब वे यह चुनाव शिबू सोरेन से हार गए थे तब उनका विधानसभा टिकट भी काट दिया और उनकी जगह भाजपा प्रत्याशी बने मनोज सिंह पहाड़ियां। मतलब पहली बार चुनाव लड़ रही सीता सोरेन के सामने मनोज सिंह पहाड़ियां भाजपा के उम्मीदवार थे। इस चुनाव में सीता सोरेन ने बड़े आराम से 10,000 से अधिक मतों से चुनाव जीता और विधानसभा पहुंची। इसके बाद 2014 और 2019 का चुनाव जीतकर सीता सोरेन में हैट्रिक लगाई। लगातार जामा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार चुनाव जीतने वाली सीता सोरेन ने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा कदम उठाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। भाजपा ने उन्हें दुमका लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, पर वह लगभग 22,000 मतों से यह चुनाव झामुमो के नलिन सोरेन से हार गईं। कुछ ही दिनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जामा विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियों बिल्कुल बदल चुकी हैं। लगातार 3 बार की विधायक सीता सोरेन अब भाजपा से जुड़ गई हैं, पर समस्या यह है कि कुछ वैधानिक नियमों की वजह से वह यहां की उम्मीदवार नहीं बन सकती है। ऐसे में वे चर्चा है कि वे अपनी बेटी के लिए इस सीट पर बातचीत कर रही हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहां से किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, ये भी साफ नहीं है। कई नेता अपनी टिकट के लिए चक्कर लगा रहे हैं। इस मामले पर संथाल क्षेत्र के राजनीतिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार शिवशंकर चौधरी कहते हैं कि जामा विधानसभा सीट पर प्रत्याशी कौन होगा, इसे लेकर झामुमो में काफी मंथन चल रहा है। यह सीट उनके लिए काफी प्रतिष्ठा की है।
इसलिए काफी सोच समझकर प्रत्याशी का फैसला होगा। शिवशंकर चौधरी कि माने तो यहां से सोरेन परिवार का कोई सदस्य लड़े या फिर कोई समर्पित कार्यकर्ता, जामुमो में इस पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल ऐसा कोई भी एक नाम नहीं है जो उभर सामने आ रहा है। जामा का टिकट किसे थमाया जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ साफ नहीं है। लगातार 3 बार की विधायक सीता सोरेन भले ही बीजेपी में हैं, लेकिन वैधानिक नियमों के कारण विधानसभा का टिकट नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में इस सीट के लिए काफी विचार किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक शिवशंकर चौधरी यहां 3 नाम बता रहे हैं। पहला नाम सीता सोरेन की पुत्री जयश्री सोरेन, दूसरा सुनील सोरेन और तीसरा नाम सुरेश मुर्मू का है। वैसे सुरेश मुर्मू लगातार 2 बार से भाजपा प्रत्याशी बन रहे हैं, पर सफलता दूर है। जयराम महतो ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। डुमरी से खुद लड़ेंगे चुनाव। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो नई राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनावी रण में पूरी तरह से कूद चुके हैं और उनकी पार्टी का नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM है। उनकी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर दी गई है। साथ ही कहा कि दूसरी लिस्ट भी जल्द ही जारी की जाएगी। गुरुवार को धनबाद के सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में जयराम महतो ने आगामी विधानसभा के चुनाव में JLKM से प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। 6 विधानसभा सीट डुमरी, जमुआ, राजमहल, तमाड़, सरायकेला और छतरपुर से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। डुमरी से जयराम महतो खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। साथ ही जमुआ से रोहित कुमार दास, साहिबगंज के राजमहल से मोतीलाल सरकार, रांची के तमाड़ से दमयंती मुंडा, सरायकेला से प्रेम माडी, पलामू जिला के छतरपुर से पृथ्वीराज प्रत्याशी होंगे। इस प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए जयराम महतो ने कहा कि अब तक कुल 69 सीट से उम्मीदवारी के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। पार्टी का 69 सीट पर चुनाव लड़ना तय है। इसके बाद भी अच्छे कैंडिडेट आते हैं तो उन्हें चुनाव में जरूर लड़ाएंगे। महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, यह पार्टी भी चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी उत्तरी छोटा नागपुर की सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह तय है। उन्होंने कहा कि टुंडी, गोमिया, बेरमो, बाघमारा और मांडू भी उनकी पसंदीदा सीटों में से है। JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने कहा कि आचार संहिता से पहले पहले पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। सिल्ली सीट के मामले में उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक अमित महतो को सिल्ली से पार्टी लड़ाना चाहती है और इस पर बातचीत का दौर भी जारी है। जयराम महतो ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारी पार्टी गठबंधन में न जाकर अकेले चुनाव लड़ेगी। चुनावी मुद्दों के सवाल पर उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव राज्य के मुद्दों पर लड़े जाते हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं। धनबाद में विस्थापन नियोजन ज्वलंत मुद्दा बताया। मांझी परगना महासम्मेलन में चंपाई सोरेन ने कहा, आदिवासियों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। पाकुड़ जिला मुख्यालय के बाजार समिति प्रांगण में मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पाकुड़ के अलावा संथाल परगना के कई जिलों के ग्राम प्रधान, गुड़ीत, नायकी, जोग मांझी आदि ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एवं पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भाग लेने पहुंचे। पूर्व CM के आगमन पर आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। चंपाई सोरेन ने संथाल परगना में आदिवासियों की घटती आबादी एवं लुटती जमीन पर चिंता जताई। महासम्मेलन में आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्था का संचालन करने वाले ग्राम प्रधानों, गुड़ीत नायकी सहित आदिवासी समाज के हजारों लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि हमारे समाज की बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वालों को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम रहने के बावजूद गांवों से आदिवासी उजड़ गए, क्योंकि हमारी मांझी परगना व्यवस्था को कमजोर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम आदिवासी समाज को उनका हक एवं अधिकार दिलाने के लिए उन्हें जगाने का काम कर रहे हैं। चंपाई सोरेन ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के लिए आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज की व्यवस्था देश परगना है।
उन्होंने कहा कि मांझी परगना मांझी के साथ आदिवासियों को जगाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद बड़ा वैसी बुलाकर आदिवासियों की हड़पी जमीन उन्हें वापस दिलाने का काम किया जाएगा। मांझी परगना एवं वैसी संथाल परगना द्वारा आयोजित महासम्मेलन में भाग लेने के पूर्व चंपाई सोरेन ने सिदो कान्हू चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पूर्व सीएम का पारंपरिक तरीके से आदिवासियों ने स्वागत किया। महासम्मेलन को पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम सहित ग्राम प्रधानों ने भी संबोधित किया। कल्पना सोरेन के आगमन को लेकर झामुमो ने की बैठक। विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और मंत्री बेबी देवी का 6 अक्टूबर को सिमडेगा में आगमन हो रहा है। सिमडेगा में मैया सम्मान यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसे लेकर परिसदन भवन में झामुमो जिला समिति सिमडेगा की एक विशेष बैठक जिला अध्यक्ष अनिल कांडुलन की अध्यक्षता में किया गया। बैठक का मुख्य विषय मैया सम्मान यात्रा के तहत गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के सिमडेगा की पावन धरती पर आगमन को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि कल्पना सोरेन मुर्मू का सिमडेगा आगमन हम सिमडेगा की जनता के लिए सौभाग्य की बात है। मैया सम्मान यात्रा को यादगार एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए आप सभी झामुमो कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को अभी से लग जाना है और मैया सम्मान योजना से लाभान्वित मां बहनों तक कल्पना सोरेन के सिमडेगा आगमन की जानकारी देने का कार्य करेंगे। इस बैठक में झामुमो जिला अध्यक्ष अनिल कांडुलना, सफीक खान, अनिल तिर्की, नोवास केरकेट्टा, फिरोज अली, शाहिद, बिरजो कांडुलना, संजय तिर्की, संजू डांग, राजेश टोप्पो, इरशाद आलम, मो सिकंदर, पुलकुवारी समद, मोहम्मद अनस, जावेद वारसी के अलावा सभी प्रखंडों के प्रखंड समिति, सभी वर्ग संगठन के अध्यक्ष सचिव उपस्थित थे। त्योहारी सीजन में मिलेंगे सस्ते घर। झारखंड हाउसिंग बोर्ड पुराने दर पर बेच रहा फ्लैट और दुकानें। त्योहार के इस मौसम में आवास बोर्ड आम लोगों को रियायती दरों पर फ्लैट और जमीन उपलब्ध कराने में जुटा है। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में लंबे समय से बने आवास बोर्ड के फ्लैटों को बेचने की तैयारी कर ली गई है। इससे बोर्ड को न सिर्फ भारी राजस्व मिलेगा बल्कि कब्जेदारों से भी छुटकारा मिलेगा। आवास बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार फ्लैट की कीमत 15 लाख से 85 लाख तक है, जबकि दुकानों और सामुदायिक भवनों की कीमत 20 लाख से 1 करोड़ 76 लाख तक है। इन फ्लैटों और दुकानों की संख्या करीब 900 है, जिसमें से करीब 300 अकेले रांची में हैं। आवास बोर्ड के चेयरमैन संजय पासवान का कहना है कि दुकानों और सामुदायिक भवनों की नीलामी शुरू कर दी गई है और जल्द ही फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि आवास बोर्ड लोगों को बाजार मूल्य से कम दर पर फ्लैट और दुकानें उपलब्ध कराता है। इस बार फ्लैट और दुकानें कई साल पहले बनी होने के कारण वर्तमान दर के बजाय पुरानी दर पर ही दर तय की गई है। आवास बोर्ड को फ्लैट और दुकानों की नीलामी और आवंटन से करोड़ों की कमाई होने की उम्मीद है। रांची के अरगोड़ा, हरमू और बरियातू के लिए 51 दुकानों और 2 सामुदायिक भवनों की नीलामी से बोर्ड को करीब 15 करोड़ की कमाई होने की उम्मीद है। आवास बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार हरमू में 72 वर्ग फीट की दुकान की कीमत 5,40,770 रुपये है, जबकि बरियातू सामुदायिक भवन की सबसे अधिक कीमत 1,76,90,850 रुपये है। वहीं अरगोड़ा सामुदायिक भवन की कीमत 1,41,25,320 रुपये रखी गई है। रांची के बरियातू में 16 नवनिर्मित दुकानों की नीलामी होगी, जबकि अरगोड़ा, बरियातू और हरमू की शेष 30 दुकानों की नीलामी की तैयारी कर ली गई है। इन दुकानों एवं सामुदायिक भवनों की नीलामी आवासन मंडल के नियमानुसार सामान्य वर्ग के अलावा सेवानिवृत्त, अनुसूचित जाति, विकलांग अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सैन्य सेवकों के लिए अलग अलग श्रेणियों में आरक्षित की गई है। व्यावसायिक प्रयोजन के लिए इन दुकानों एवं सामुदायिक भवनों की नीलामी 60 वर्ष की लीज पर की जानी है। धनबाद कोयला चोरी की सीबीआई करेगी जांच, बाबूलाल मरांडी ने किया फैसले का स्वागत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोयला चोरी मामले में
धनबाद पुलिस की संलिप्तता की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि धनबाद के तत्कालीन एसपी संजीव कुमार और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी, जिसके बारे में मैंने पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आगाह किया था। अब सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अभी भी समय है, अगर मुख्यमंत्री बेदाग हैं तो मेरे द्वारा लिखे गए पत्रों पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में कोयला चोरी ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सरकार के संरक्षण में कोयला चोरी हुई। इसे लेकर धनबाद में भाजपा की ओर से कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए गए। इसे लेकर मैंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। स्थिति यह है कि पलामू में नाकामी का झंडा बुलंद करने वाले एसपी को धनबाद में पदस्थापित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि ऐसे अधिकारी की पोस्टिंग से जिले में अपराध कभी नहीं रुकेगा। उनके बैच के कई अधिकारियों को प्रमोशन मिला, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया क्योंकि प्रमोशन मिलने के बाद उन्हें एसपी का पद छोड़ना पड़ता। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वाकई बेदाग हैं तो कोयला चोरी में शामिल अधिकारी को सस्पेंड करें, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, नहीं तो माना जाएगा कि हेमंत सोरेन कोयला चोरी लूट में शामिल हैं। हेमंत सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर केस दर्ज करती है। मेरे खिलाफ भी कई केस दर्ज हुए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा और 5 साल का हिसाब भी देना होगा। उन्होंने जो भी लूटा है उसकी पाई पाई वसूल की जाएगी। बेहतर होगा कि वे अब तक हुई सभी अनियमितताओं की जांच करें। इस तरह राज्य की जनता को लगेगा कि वे वास्तव में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने राज्य में भ्रष्टाचार और घोटालों के बारे में मुख्यमंत्री को कई पत्र लिखे हैं। सरकार को पहले ही आगाह किया गया था कि इस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं। इससे खुद भी बचें और राज्य को भी बचाएं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 2009 से 2014 विधानसभा चुनाव की दास्तान, जिसे याद कर झामुमो कांग्रेस खुद को बता रहे बेहतर। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में इंडिया गठबंधन के मुख्य दल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच खटास बढ़ने के संदेश मिलने लगे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर द्वारा रोटेशनल सीएम वाले मुद्दे पर दिए एक बयान ने खटास बढ़ाई है। दोनों दलों के बीच बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस को 2014 और 2009 विधानसभा चुनाव के नतीजे की दिलाई। कांग्रेस ने संयमित भाषा इस्तेमाल करने की सलाह दी है। मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बयान देते हुए कांग्रेस को 2014 और 2009 के विधानसभा चुनाव परिणाम याद करने को कहा था। जवाब में आज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने सुप्रियो भट्टाचार्य को संयमित भाषा के इस्तेमाल की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 2014 में यही हुआ था कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे और 2009 विधानसभा चुनाव में झाविमो के साथ मिलकर पार्टी ने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को 14 सीटें मिली थीं। केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के अकेले 81 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने और 55 सीट अकेले जीतने वाले बयान का जेएमएम ने समर्थन किया है। पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि जो वास्तविकता है वह सभी को याद रहना ही चाहिए। 2009 और 2014 में कांग्रेस का गठबंधन झामुमो के साथ नहीं हुआ था, तब उनकी कितनी सीटें आई थीं यह सार्वजनिक है। झामुमो नेता ने कहा कि बिना हमारे सहयोग के पुअर प्रदर्शन होता है कांग्रेस का। मनोज पांडेय ने कहा यह सच्चाई है कि झामुमो के साथ गठबंधन का फायदा ज्यादा कांग्रेस को होता। वर्ष 2009 और 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि राज्य की राजनीति में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों को गठबंधन नहीं होने का नुकसान हुआ था। 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब कांग्रेस ने 14 और झाविमो ने 11 विधानसभा सीटें जीती थीं। उस चुनाव में बहुमत किसी को नहीं मिला था।
2014 विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चल रही थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं जैसे आलमगीर आलम, प्रदीप बलमुचू और इरफान अंसारी के लिए क्रमशः पाकुड़, घाटशिला और जामताड़ा सीट को लेकर सहमति नहीं बनी थी और गठबंधन टूट गया था। इस चुनाव में कांग्रेस की सीट 14 से घटकर 8 हो गई थी और जामुमो 19 सीटें जीत पाया था। तब राज्य में सत्ता हेमंत सोरेन के हाथों से खिसक भाजपा के हाथ चली गई थी और रघुवर दास मुख्यमंत्री बने थे। जामुमो और कांग्रेस के नेताओं के बीच आपस में ही चल रहे बयानों के बाण पर तंज कसते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा शुरू से कहती रही है कि ये ठग बंधन है और झारखंड को लूटने के लिए बना एक सिंडिकेट है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ये लोग अभी से ही कुर्सी के लिए लड़ने लगे हैं। सरायकेला जिले में ईटागढ़ आसंगी पुल का एप्रोच रोड नहीं बनने से ग्रामीणों में आक्रोश। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड का ईटागढ़ आसंगी पुल बनकर तैयार हुए 2 साल बीत गए। इसके बाद भी पहुंच पथ के एप्रोच सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पहुंच पथ बनाने की मांग को लेकर गुरुवार को घंटों ईटागढ़ पुल जाम रखा। ईटागढ़ पुल जाम होने से सैकड़ों की संख्या में राजनगर प्रखंड से गम्हरिया और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र काम करने आने वाले मजदूर घंटों फंसे रहे। पुल जाम कर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने पुल का निर्माण कराया, लेकिन कछुआ चाल की गति से पुल बना है। अब पुल बनकर तैयार हुए 2 साल से भी अधिक समय बीत गया है। इसके बाद भी ईटागढ़ व आसंगी दोनों तरफ अप्रोच सड़क नहीं है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अप्रोच रोड योजना पास होने के बाद भी इसे लंबित रखा गया है, जो सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता को दर्शाता है। ईटागढ़ के ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर पुल निर्माण में अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि 5 टर्म लगातार विधायक रहने और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी चंपाई सोरेन ने पुल निर्माण में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। इधर दूसरी छोर पर स्थित आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आसंगी के रैयतदारों ने अपने जमीन से होकर लोगों का आगमन रोक रखा है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। सीएम हेमंत ने झारखंड के पहले ट्रांसपोर्ट नगर का किया उद्घाटन, फेज 2 की आधारशिला भी रखी। रांची वासियों को आज हेमंत सरकार की ओर से बड़ा गिफ्ट मिला है। अब यहां के लोगों को शहर के भीतर भारी वाहन नहीं दिखेंगे। बहुत हद तक जाम से मुक्ति मिलेगी। नो एंट्री की वजह से होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी, क्योंकि रांची को राज्य का पहला ट्रांसपोर्ट नगर मिल गया है। रांची के सुकुरहुट्टू में निर्मित ट्रांसपोर्ट नगर के पहले फेज का सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया, साथ ही दूसरे फेज की आधारशिला भी रखी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों को रांची में परमानेंट ठिकाना मिल गया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मैनर रोड और कचहरी की तरह यह इलाका भी जगमग दिखेगा। शहर के विस्तार में यह ट्रांसपोर्ट नगर मील का पत्थर साबित होगा। यहां से आम लोगों को राज्य और देश के अलग अलग कोने में आने जाने की व्यवस्था होगी। दूसरे राज्यों से आने वाले चालक अक्सर शहर में रास्ता भूल जाते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। भारी मालवाहक गाड़ियां सीधे ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचेंगी। यहां से छोटी गाड़ियों में सामान लादकर शहर में ले जाया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि रांची के रिंग रोड पर अलग अलग और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की योजना है। साथ ही राज्य के दूसरे बड़े शहरों में भी इसका निर्माण होगा। यहां 2 गोदाम बने हैं। यहां सामान सुरक्षित रखे जा सकते हैं। चालकों के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराई गई है। यहां पुख्ता सुरक्षा मिलेगी। इसको तैयार करने में 113 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। कुल 40.68 एकड़ में फैले ट्रांसपोर्ट नगर के पहले फेज के निर्माण का काम 24 माह में पूरा किया गया है। यहां 424 भारी मालवाहक गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा है। ट्रांसपोर्ट नगर में 3,400 और 6,100 वर्ग मीटर का 2 वेयरहाउस बनाया गया है। साथ ही 120 टन क्षमता के 2 धर्मकांटा भी हैं। वाहनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए सर्विस स्टेशन की भी सुविधा है।
ट्रांसपोर्ट नगर के दूसरे फेज के निर्माण में 57 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च होंगे। इसको 9.12 एकड़ में तैयार किया जाएगा। इसको 18 माह में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में विभागीय मंत्री हफीजुल हसन, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, नगर आयुक्त समेत कई अधिकारी मौजूद थे। ब्लैकआउट होने से बचा झारखंड, बिजली कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त। ब्लैकआउट होने से झारखंड फिलहाल बच गया है। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ से जुड़े बिजली कर्मियों ने अपना हड़ताल समाप्त कर दिया है। जेबीवीएनएल मुख्यालय में निदेशक प्रमुख से हुई सकारात्मक वार्ता के बाद बिजली कर्मियों ने आज से शुरू हो रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस लेने की घोषणा की। इससे पहले जेबीवीएनएल मुख्यालय में संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में 10 सदस्यीय शिष्टमंडल कार्यकारी निदेशक के वर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ वार्ता करने पहुंचे। वार्ता के दौरान संघ के द्वारा 6 सूत्री मांग सौंपी गई। इस मौके पर कार्यकारी निदेशक के वर्मा ने कहा कि एरियर बकाया और एजेंसी की मनमानी की शिकायत के लिए 2 सदस्यीय जांच टीम बनाई जाएगी। इसके अलावे अन्य मांगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में अगले महीने रखा जाएगा। ठेका पर काम कर रहे बिजली कर्मियों की सेवा 60 साल करने सहित अन्य प्रस्तावों पर के वर्मा ने सहमति जताते हुए कहा कि उनकी ओर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में समर्थन किया जाएगा। जेबीवीएनएल अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर 1 महीने के अंदर फैसला नहीं लिया जाता है तो बिजली कर्मी हड़ताल करने के लिए विवश हो जाएंगे। गुरुवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्य भर से आउटसोर्सिंग पर कार्यरत बिजली कर्मी जेबीवीएनएल मुख्यालय पहुंचे। संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में जेबीवीएनएल मुख्यालय पहुंचे बिजली कर्मियों ने इस दौरान अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। धुरवा गोल चक्कर पर एकत्रित हुए आंदोलनरत बिजली कर्मी जैसे ही जेबीवीएनएल मुख्यालय की ओर बढ़े, पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि जेबीवीएनएल कार्यालय के मुख्य द्वार तक पहुंचने में बिजली कर्मी सफल रहे और वहां जमकर नारेबाजी की। आंदोलनरत बिजली कर्मी ठेका पर काम कराने की प्रथा को बंद करने तथा एनजेसी पर मानदेय का भुगतान नहीं करने का लगातार आरोप लगा रहे थे। कमलेश सिंह भाजपा में शामिल हुए तो इस्तीफा देंगे कार्यकर्ता, विरोध में हुई बड़ी बैठक। हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबर सामने आने के बाद कई स्तर पर विरोध शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कमलेश सिंह के विरोध में प्रदेश के संगठन मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर चुके हैं। गुरुवार को हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में कहा गया कि कमलेश सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए एवं उन्हें प्रत्याशी बनाया गया तो मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंप देंगे। बैठक में कहा गया है कि कमलेश सिंह के कारण कई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता परेशान हुए हैं। सभी मंडल और अध्यक्ष एकजुट हैं एवं विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दिया गया तो सभी एकजुट होकर उसे चुनाव जिताएंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं ने कहा कि कमलेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया तो एकजुट होकर सभी विरोध करेंगे। पूरे मामले में मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता जिला एवं प्रदेश नेतृत्व को पत्र भी लिखेंगे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी विनोद सिंह ने हुसैनाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ा था। इस दौरान विनोद सिंह को 30,000 से भी अधिक वोट मिले थे। उस दौरान विनोद सिंह को भारतीय जनता पार्टी का सिंबल नहीं मिला था। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024, झामुमो का अभेद्य किला है बरहेट। जानिए बीजेपी कैसे देगी हेमंत को चुनौती। राजनीतिक रूप से हॉट सीट कही जाने वाले बरहेट सीट के मौजूदा विधायक हेमंत सोरेन हैं। बरहेट सीट झामुमो के दबदबे वाली सीट मानी जाती है। यह विधानसभा क्षेत्र साहिबगंज और गोड्डा जिले में फैला हुआ है। साहिबगंज जिले में बरहेट और पतना प्रखंड आता है तो वहीं गोड्डा जिले में सुंदर पहाड़ू और बोआरी जोर प्रखंड के 6 पंचायत आते हैं। बरहेट विधानसभा सीट में
आदिवासी और मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में करीब 71% संथाल और पहाड़ियां आदिवासी और 10% मुस्लिम मतदाता हैं। जामुमो की दोनों समुदायों में जामुमो अच्छी पकड़ है। यही वजह है कि बरहेट सीट जामुमो की सबसे सेफ सीटों में से एक है। बरहेट सीट पर 1990 से लगातार जामुमो जीतता आ रहा है। इस सीट से 4 बार हेमलाल मुर्मू 1990, 1995, 2000 और 2009 में झामुमो के टिकट पर चुनाव जीते। वहीं 2005 में जब हेमलाल मुर्मू सांसद बन गए तो यहां से थॉमस सोरेन ने झामुमो से जीत दर्ज की। 2014 और 2019 में हेमंत सोरेन इस सीट से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन एक बार फिर बरहेट सीट से ही उम्मीदवार होंगे। भाजपा के लिए बरहेट सीट पर जीत बड़ी चुनौती है। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी क्षेत्र के भोगनाडीह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। बीजेपी लगातार घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठा रही है। ये मुद्दा इस विधानसभा सीट पर कितना काम करेगी, ये कहना मुश्किल है। इस सीट पर पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा, इसके लिए भी मंथन किया जा रहा है। बरहेट सीट पर बीजेपी में जिन नामों की चर्चा है, उनमें सिमन मालतो का नाम सबसे ऊपर है। पिछले चुनाव में भी भाजपा से सिमन मालतो ही उम्मीदवार थे। सिमोन आदिम जनजाति से आते हैं और आदिम जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बरहेट आदिम जनजाति की अच्छी आबादी है, ऐसे में इनकी दावेदारी मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ रेणुका सोरेन के नाम की भी चर्चा की जा रही है। रेणुका पहले साहिबगंज जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं। इनके पति लालू भगत के बरहेट के बड़े व्यवसायी हैं। एक नाम गमियाल हेम्ब्रम का भी है, जो पिछली विधानसभा चुनाव में आजसू से चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल भाजपा में सक्रिय हैं। इसके अलावा इस बात की भी चर्चा है कि लोबिन हेम्ब्रम अपने बेटे के लिए भी टिकट की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी बीजेपी ने किसी का भी नाम फाइनल नहीं किया है। रांची के दुर्गाबाड़ी में हुआ महिषासुरमर्दिनी का मंचन, नृत्य नाटिका के मोहपाश में बंधे लोग। महालया के साथ दुर्गोत्सव की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर पारंपरिक रूप से राजधानी रांची के दुर्गाबाड़ी में महिषासुरमर्दिनी का मंचन किया गया। करीब 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में कलाकारों ने नृत्य नाटिका के साथ मां दुर्गा के प्रादुर्भाव, शिव का सती वियोग, महिषासुर को वरदान, मां काली का विकराल रूप और अंत में महिषासुरमर्दन को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्शक बड़े ही कौतूहल भरी नजरों से देखते रहे। करीब 60 कलाकारों की टीम के द्वारा प्रस्तुत की गई इस नृत्य नाटिका में मां दुर्गा का किरदार प्रतिष्ठा पाल ने निभाया। वहीं महिषासुर की भूमिका में रिंकू कुमार थे। करीब 15 वर्षों से महिषासुरमर्दिनी का मंचन कर रही रूपा डे ने बताया कि इस बार अन्य वर्षों से अलग तरह का मंचन करने की कोशिश की गई, जो टेलीविजन शो की तरह है। मंचन के दौरान शुरुआत में कुछ तकनीकी बाधा देखी गई, जिसे तुरंत दुरुस्त कर लिया गया। महालया पितृपक्ष और मातृपक्ष यानी देवी पक्ष के मिलन को कहा जाता है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्व रखता है। इस दिन न केवल पूर्वजों को तर्पण के जरिए श्रद्धांजलि दी जाती है, बल्कि इसे सत्य, साहस के विजय के रूप में भी मनाया जाता है। दरअसल हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भैंस दानव भगवान ब्रह्मा ने महिषासुर को अजेयता का वरदान दिया था, जिसका अर्थ है कि कोई भी मनुष्य या भगवान उसे मार नहीं सकता है। लेकिन महिषासुर ने इस वरदान का दुरुपयोग किया और ब्रह्मांड में तबाही मचानी शुरू कर दी। इस विनाश को समाप्त करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदिशक्ति की आराधना की। इस दौरान सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। महिषासुर के नाश के लिए देवी दुर्गा का आह्वान महालया के दिन ही किया गया था। इसके बाद दोनों का युद्ध चला और दशमी के दिन देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का अंत कर दिया। इसलिए नवरात्रि की शुरुआत महालया से होती है। इस दिन श्रद्धालु मां दुर्गा को अपने घर लाते हैं और इसके 10 दिन बाद विजयादशमी मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बंगाली समुदाय के लोग इसे खास तौर पर मनाते हैं। रांची सहित पूरे झारखंड में इसे खास तौर पर आज मनाया गया। देवी दुर्गा का धरती पर स्वागत करने के लिए लोग सुबह जल्दी उठे और अपने घरों में दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू कर दी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ।
ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।